प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र महामैराथन 125 एमसीक्यू संपूर्ण प्रवृत्ति पीवाईक्यू सही समाधान सहित सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी को आदत बना लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ महामैराथन समाजशास्त्र के अब तक के पढ़े गए सभी महत्वपूर्ण विषयों का संपूर्ण अभ्यास संग्रह है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, अवधारणाएं तथा विस्तृत समाधान शामिल है। यह आपके अंतिम रिवीजन को मजबूत बनाने और चयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दूरबीन ने, काम्पटे ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने। तो दोस्तों काम्पटे ने किया था। इसका आंसर है बी। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। इसका समाधान, काम्पटे ने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। इसी कारण उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिव में उनका प्रमुख योगदान रहा। चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। यह किसका कथन है? दोस्तों दुर्खिम का है, बेबर का है, स्पेंसर का है कि काम्पटे का है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बेबर का। यूजीसी नेट में पूछा गया था 2019 में। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का विषय सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन है। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य करता है। वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के समर्थक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र तथ्य की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? तो मार्क्स ने दिया है, वेबर ने दिया है, दुर्खिम ने दिया है कि पार्सन्स ने? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, दुर्खिम। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। नेट जेआरएफ में पूछा गया था। समाधान, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति से ब्रह्मा और बाध्यकारी बताया। कानून, नैतिकता, रीति रिवाज आदि सामाजिक तथ्य हैं। उनका मानना था कि समाज को वस्तु, थिंग्स की तरह अध्ययन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सबको पता ही होगा, स्पेंसर को कि मार्क्स को कि काम्पटे को कि दुर्खिम को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा काम्पटे, सी होगा। एक कब पूछा गया था? यूपीपीएससी में पूछा गया था। अगस्त राम ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान स्वरूप दिया। उन्होंने सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखने के कारण उन्हें जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्महत्या पुस्तक किसने लिखी? दुर्खिम ने लिखा, बेबर ने लिखा, मार्क्स ने लिखा कि मर्टन ने? दोस्तों आपको पता होगा, इसका आंसर है दुर्खिम। यूजीसी नेट में पूछा गया था। दुर्खिम की प्रसिद्ध पुस्तक है सुसाइड, जो 1897 में समाजशास्त्र की क्लासिक कृति है। इसमें आत्महत्या को सामाजिक कारकों से जोड़ा गया। उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं: अहमवादी, परोपकारी, अराजक एवं नियतिवादी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृति का सबसे छोटा तत्व क्या है? मूल्य है, मानदंड है, सांस्कृतिक तत्व है कि संस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर है सांस्कृतिक तत्व। नेट में पूछा गया था ये। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। कई तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं। भाषा, पहनावा, अभिवादन की शैली आदि सांस्कृतिक तत्वों के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? कल्चर लैग का? तो आकबर ने दिया है, सोरोकिन ने, मीड ने कि रेटली ब्राउन ने? तो इसका आंसर होगा आकबर ने। यूजीसी नेट में 2020 में पूछा गया था। डब्ल्यू अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे बदलती है। दोनों के बीच का अंतर सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किसका है? दोस्तों आपको पता होगा, ये बहुत सरल आंसर है। मीड का है, फूले का है, फ्राइड का है कि पार्सन्स का है? दोस्तों इसका आंसर होगा फूले, डी होगा। चलिए देखते हैं। चार्ल्स फूले के अनुसार व्यक्ति अपनी आत्म छवि दूसरों की प्रतिक्रियाओं से बनाता है। हम कल्पना करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं और उसी आधार पर अपने बारे में धारणा विकसित करते हैं। इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा जाता है। इसका ये जेआरएफ 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आई और मी की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों तो फ्रायड ने दिया है, मीड ने, फूले ने, दुर्खिम ने? इसका आंसर होगा मीड। यूजीसी नेट में पूछा गया था है। इसका आंसर, ये उसका उदाहरण है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई और मी की अवधारणा दी। व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं स्वतः स्फूर्त पक्ष है जबकि मी समाज द्वारा निर्मित सामाजिक पक्ष है। दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण का प्रथम अभिकरण कौन है? विद्यालय है, परिवार है, धर्म है, मीडिया है? तो दोस्तों इसका है
पहला परिवार है। ये जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया था ये। तो परिवार समाजीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। बच्चा भाषा, मूल्य, नैतिकता और व्यवहार सबसे पहले परिवार से सीखता है। व्यक्तित्व निर्माण की नींव परिवार में ही रखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों फूले ने दिया है, मीड ने दिया है, पार्सन्स ने दिया है कि मार्क्स ने? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, फूले। ये नेट में पूछा गया था यूजीसी। चलिए देखते हैं। चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। परिवार, मित्र समूह और पड़ोस प्रमुख उदाहरण है। इनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण और समाजीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं 12वां क्वेश्चन। लिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? तो परिवार है, संसद है, निगम है कि विश्वविद्यालय? दोस्तों इसका आंसर होगा परिवार। पीसीएस में पूछा गया था ये। परिवार प्राथमिक समूह का सर्वोत्तम उदाहरण है। इनमें घनिष्ठ भावनात्मक और प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। परिवार व्यक्ति के प्रेम, सुरक्षा और सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया भी यही से प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति और संस्था मुख्य अंतर क्या है? तो संस्था अस्थायी होती है, समिति नियमों का समूह है, समिति व्यक्तियों का समूह है, दोनों समान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। संस्था व्यवहार के नियमों और प्रक्रियाओं का ढांचा है। विद्यालय एक संस्था है जबकि विद्यालय प्रबंधक समिति एक समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रक्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सहयोगात्मक है, असहयोगात्मक है, विघटनकारी है कि उपयुक्त में से सभी है? तो इसका है असहयोगात्मक। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति, समूह, समिति संसाधनों, प्रतिष्ठा एवं अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं होता है लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। इसे असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां, सहयोग का अर्थ क्या है? तो पहला है संघर्ष, विरोध, मिलकर कार्य करना कि समायोजन? तो इसका आंसर होगा मिलकर कार्य करना। यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। सहयोग वो प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति साझा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिरता और विकास में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार और समाज इसका आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्थिकरण का बंद स्वरूप कौन सा है? वर्ग है, जाति है, पेशा है कि शिक्षा है? तो दोस्तों जाति जो है बंद वर्ग है। नेट जीआरएफ में पूछा गया था ये। जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक अस्थिकरण है। इसमें सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है और परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। इसी कारण इसे बंद अस्थिकरण व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है? तो वेबर ने दिया है, डुर्खीम ने दिया है, मार्क्स ने दिया है कि मॉर्टन ने? दोस्तों इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने। यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज मुख्य पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में विभाजित है। आर्थिक शोषण के कारण दोनों वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबर ने अस्थिकरण के कितने आधार बताए हैं? तो 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए कि 5 बताए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 बताया है। जीआरएफ में पूछा गया था ये। वेबर ने सामाजिक अस्थिकरण के 3 आधार बताए हैं। वर्ग, क्लास, प्रतिष्ठा, स्टेटस और शक्ति, पावर। वेबर का दृष्टिकोण मार्क्स से व्यापक माना जाता है क्योंकि इसमें केवल आर्थिक कारकों पर बल नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? तो मार्क्स ने, वेबर ने, पार्सन्स ने कि डुर्खीम ने? दोस्तों इसका आंसर है वेबर। ये नेट में पूछा गया था। वेबर के अनुसार शक्ति वह संभावना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू कर सके। शक्ति सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण तत्व है और समाज में असमानता वितरण के रूप में पाई जाती है। 20वां है, वैध शक्ति को क्या कहा जाता है? नियंत्रण, प्रतिष्ठा,
प्रभुत्व की वर्ग, तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रभुत्व। सोशियोलॉजी पीवाईक्यू। जब शक्ति को समाज द्वारा वैधता और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसे प्रभुत्व कहा जाता है। प्रभुत्व केवल बल पर आधारित नहीं होता बल्कि लोगों की स्वीकृति पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिश्माई प्रभुत्व की अवधारणा किसकी है? वेबर की है, मार्क्स की है, कूले की है कि नीट की है? तो दोस्तों वेबर का है। यूजीसी नेट में पूछा गया था। वेबर के अनुसार करिश्माई प्रभुत्व किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता पर आधारित होता है। लोग उसके प्रति विश्वास और सम्मान के कारण उसका अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी इसका प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत प्रभुत्व का उदाहरण क्या है? न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, राजा है कि कुलपति है? तो दोस्तों राजा है। नेट में पूछा गया था ये। परंपरागत प्रभुत्व रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है। राजा, सामंत और पारंपरिक मुखिया इसके उदाहरण हैं। इसमें सत्ता का स्रोत ऐतिहासिक मान्यता और परंपरा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक तार्किक प्रमुख का आधार क्या है? धर्म है, परंपरा है, कानून है, करिश्मा है? दोस्तों इसका कानून है। जेआरएफ 2020 में पूछा गया था। वैधानिक तार्किक प्रभुत्व कानूनों और नियमों पर आधारित होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसी कारण के प्रभुत्व का उदाहरण है। अधिकारी और न्यायाधीश अपनी शक्ति कानून पद से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वार्ड का है, गिडिंग्स का है, काम्टे का है कि वेबर का? दोस्तों वार्ड का है ये लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था। लेस्टर वार्ड ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा। उन्होंने समाज के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। वार्ड को अमेरिकी समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से गिना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो बचपन तक, युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक, जीवन पर्यंत? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जीवन पर्यंत। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया था। समाजीकरण एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जीवन के प्रत्येक चरण में नए अनुभव, भूमिकाएं और मूल्य सीखता है, इसलिए समाजीकरण केवल बचपन तक सीमित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहों का समूह किसे कहा जाता है? परिवार को, समुदाय को, समाज को कि संस्था को? तो समाज को कहा जाता है समूहों का समूह। ये कब पूछा गया था? यूजीसी नेट में पूछा गया था ये। समाज विभिन्न समूहों, संस्थाओं, सामाजिक संबंधों का व्यापक संगठन है। मैकाबन पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसी कारण समाज को समूहों का समूह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय का आवश्यक तत्व क्या है? संघर्ष है, निश्चित भूभाग है, प्रतियोगिता है कि वर्ग है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा निश्चित भूभाग है। नेट सोशियोलॉजी में पूछा गया था। समुदाय में लोगों का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास आवश्यक होता है, साथ ही सामुदायिक भावना सामान्य होती है। जीवन और पारस्परिक संबंध भी पाए जाते हैं। गांव और नगर समुदाय के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय शब्द का संबंध किस भावना से है? तो हम भावना से है, संघर्ष भावना से है, प्रतियोगिता भावना से कि अलगाव भावना से? तो हम भावना से है। दोस्तों यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था। समुदाय का आधार हम भावना है। समुदाय के सदस्य स्वयं को एक साझा इकाई का भाग मानते हैं। यही भावना सहयोग, एकता और सामाजिक एकीकरण का बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है। समाज और समुदाय में मुख्य अंतर क्या है? समाज में संबंध नहीं होते हैं, समुदाय में भूभाग आवश्यक है। समाज छोटा होता है, दोनों समान है। दोस्तों इसका आंसर है समुदाय में भूभाग आवश्यक है। लेक्चरर सोशियोलॉजी में पूछा गया था ये। समाज सामाजिक संबंधों का व्यापक जाल है, जबकि समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है। समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक है, जबकि समाज के लिए यह आवश्यक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति की कौन सी विशेषता है? अर्जित प्रकृति है या आदर्शात्मक प्रकृति है कि सामाजिक प्रकृति है कि संचयी प्रकृति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अर्जित प्रकृति है। यूजीसी नेट में पूछा गया था। संस्कृति जन्मजात नहीं होती बल्कि व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से उसे सीखता है। भाषा, परंपराएं, मूल्य और व्यवहार सभी समाज से सीखे जाते हैं, इसी कारण संस्कृति को अर्जित कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। संस्कृति का वह भाग जो दिखाई नहीं देता क्या कहलाता है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, की लोक संस्कृति, की जन संस्कृति? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अभौतिक संस्कृति। ये नेट 11 में पूछा गया था। अभौतिक संस्कृति में मूल्य, विश्वास, नैतिकता, परंपराएं और मानदंड शामिल होते हैं। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, की सामाजिक नियंत्रण, की सांस्कृतिक हस्तांतरण, प्रकृति में से सभी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, डी होगा, डी सॉरी, सभी है। व्यक्तित्व निर्माण है, सामाजिक नियंत्रण भी है, सांस्कृतिक हस्तांतरण भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेट में पूछा गया था ये, समाजीकरण व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाता है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होता है, सामाजिक मानदंड सीखे जाते हैं तथा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सामाजिक परिवर्तन से है, व्यक्ति विकास से है, कि सामाजिक नियंत्रण से है, कि वर्ग संघर्ष से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, व्यक्तित्व विकास। जेआरएफ सोशियोलॉजी में पूछा गया था ये। फूले के अनुसार व्यक्ति अपनी आत्मधारणा दूसरों की प्रतिक्रियाओं से विकसित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज और व्यक्ति का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण का द्वितीय अभिकरण कौन है? परिवार है, विद्यालय है, माता है, कि भाई है? तो इसका आंसर है विद्यालय है। यूपीपीएससी में पूछा गया था। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है और अनुशासन, सहयोग तथा सामाजिक नियमों का ज्ञान कराता है, इसीलिए इसे समाजीकरण का प्रमुख द्वितीयक अभिकरण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसमें सामाजिक परिवर्तन का तरीका है, सामाजिक अंतःक्रिया का निरंतर रूप है, कि राजनीतिक गतिविधि है, कि आर्थिक विकास है? दोस्तों इसका आंसर है बी, सामाजिक अंतःक्रिया का निरंतर रूप। यूजीसी नेट में पूछा गया था। जब व्यक्ति और समूह निरंतर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं उससे सामाजिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसातकरण का अर्थ क्या है? एसिमिलेशन का। तो संघर्ष, प्रतियोगिता, सांस्कृतिक एकरूपता का विकास, की विरोध? इसका आंसर है दोस्तों सांस्कृतिक एकरूपता का विकास। यूजीसी नेट में पूछा गया था। आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसके विभिन्न समूह धीरे धीरे एक दूसरे की संस्कृति को अपनाकर समानता विकसित करते हैं। इससे सामाजिक एकीकरण बढ़ता है और सांस्कृतिक भिन्नताएं कम होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समायोजन, एकोमोडेशन का संबंध किससे है? तो संघर्ष समाप्त करने से, कि संस्कृति निर्माण से, कि समाजीकरण से, कि वर्ग निर्माण से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, संघर्ष समाप्त करने से। नेट सोशियोलॉजी में पूछा गया था ये। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें विरोधी व्यक्ति समूह अपने मतभेदों को नियंत्रित करके साथ रहने का मार्ग खोजते हैं। यह सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोग है, आत्मसातकरण है, प्रतियोगिता है, कि समायोजन है? दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रतियोगिता। नेट में पूछा गया था जो दोस्तों 2021 में। प्रतियोगिता में व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं होता है लेकिन प्रतिस्पर्धा अवश्य होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? घनिष्ठ संबंध है, आमने सामने का संपर्क है, औपचारिक संबंध है, कि भावनात्मक है? दोस्तों इसका आंसर है सी, औपचारिक संबंध। एक कब पूछा गया था? ये जेआरएफ सोशियोलॉजी में पूछा गया था। द्वितीयक समूह बड़े आकार के होते हैं, इसमें
संबंध औपचारिक और उद्देश्य आधारित होते हैं। कार्यालय, विश्वविद्यालय और राजनीतिक दल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? औपचारिक है, भावनात्मक निकटता है, बड़ा आकार है कि अस्थायित्व है? तो दोस्तों इसका भावनात्मक निकटता है। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। यूजीसी नेट में पूछा गया था ये। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास और घनिष्ठता होती है। परिवार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। व्यक्तित्व निर्माण में इसकी केंद्रीय भूमिका मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्था का प्रमुख आधार क्या है? व्यक्ति है, नियम एवं मानदंड है, वर्ग है कि शक्ति है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, नियम एवं मानदंड। कब लेक्चरर सोशियोलॉजी में पूछा गया था ये। संस्था सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों, परंपराओं और मानदंडों का संगठित ढांचा है। विवाह, धर्म और शिक्षा प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विवाह किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? तो आर्थिक है, धार्मिक है, पारिवारिक है कि राजनीतिक है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पारिवारिक। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। पीएससी सोशियोलॉजी में पूछा गया था। विवाह परिवार की स्थापना का आधार है। यह समाज द्वारा स्वीकृत संस्था है जो यौन संबंधों, संतानापत्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व को नियंत्रित करती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरलाइज अदर की अवधारणा किसने दी? फुले ने, मीड ने, फ्रायड ने कि पार्सन्स ने? दोस्तों इसका आंसर है बी, मीड ने। यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था ये देखते हैं इसका समाधान। मीड के अनुसार जनरलाइज अदर समाज के सामान्य नियमों और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति इन्हें आत्मसात करके सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का नैतिक पक्ष कौन सा है? तो देखते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो कि सेल्फ? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सुपर ईगो। जेआरएफ 2022 में पूछा गया था। सुपर ईगो व्यक्ति के नैतिक मूल्य और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सही और गलत बोध कराता है तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करने हेतु प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम भावना किसकी विशेषता है? दोस्तों समाज का, समुदाय का, वर्ग का कि संगठन का? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, समुदाय का। कब पूछा गया था? यूजीसी नेट में पूछा गया था। समुदाय के सदस्य स्वयं को एक साझा इकाई का भाग मानते हैं। इसी भावना को हम भावना कहा जाता है। यह सामाजिक एकता और सामूहिक पहचान का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति व्यवस्था का आधार क्या है? योग्यता है, जन्म है, शिक्षा है कि संपत्ति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जन्म है। कब पूछा गया था? नेट जेआरएफ में पूछा गया था। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। इसमें सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है तथा परंपरा नियमों का विशेष महत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों बंद व्यवस्था है, जन्म आधारित है कि सामाजिक गतिशीलता है कि अंतर्विवाही है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, सामाजिक गतिशीलता। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया था। वर्ग व्यवस्था खुली होती है। व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ग बदल सकता है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के दो मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो उच्च एवं निम्न वर्ग, जाति एवं वर्ग, पूंजीपति एवं श्रमिक और ग्रामीण एवं शहरी? दोस्तों इसका आंसर है सी, पूंजीपति एवं श्रमिक। यूजीसी नेट में पूछा गया था। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है जबकि श्रमिक वर्ग श्रम बेचता है। दोनों के हितों में विरोध होने का कारण वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का एक आधार कौन सा है? प्रतिष्ठा है, जलवायु है, परिवार है कि धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, प्रतिष्ठा। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। जेआरएफ में पूछा गया था ये। आगे देखते हैं।
वेबर ने वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति को सामाजिक स्थिरीकरण के आधार माना। प्रतिष्ठा समाज में व्यक्ति की सामाजिक मान्यता और सम्मान को दर्शाती है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन, एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन, चौथा है राजनीतिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था, सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। यह ऊर्ध्व, अधोगामी या क्षैतिज रूप में हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का संबंध किससे है? समाज से व्यवस्था बनाए रखना, कि आर्थिक विकास, कि औद्योगिकरण, कि नगरीकरण। दोस्तों इसका आंसर है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, जिसे नेट में पूछा गया था। समाधान, सामाजिक नियंत्रण उन साधनों और प्रक्रियाओं का समूह है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था, एकता और स्थिरता बनाए रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन सा है? तो न्यायालय है, पुलिस है, परिवार है, कि संविधान है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है परिवार, नेट में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं इसका समाधान क्या है। तो परिवार व्यक्तियों को नैतिक अनुशासन और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देता है। यह प्रेम, स्नेह और सामाजिक दबाव के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे अनौपचारिक साधन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? लोकचार है, प्रथा है, कानून है, कि परंपरा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। सी इसका आंसर क्या है? कानून है। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। 2022 में नेट में पूछा गया था ये। कानून राज्य द्वारा निर्मित नियमों का समूह है, इसमें उल्लंघन पर दंड दिया जाता है, इसलिए कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक साधन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकचारा की अवधारणा किसने दी है? समदर ने, दुखी ने, मीट ने, कि वेबर ने? तो दोस्तों इसका आंसर दिया है ए कौन है? समदर ने। चलिए देखते हैं कब पूछा गया। जयरात में पूछा गया था ये। विलियम ग्राम समदर ने फॉकवेज की अवधारणा प्रस्तुत की। ये दैनिक जीवन में प्रचलित व्यवहार के तरीके हैं, जैसे अभिवादन करना या भोजन करने की शैली। चलिए आगे देखते हैं। जनरीति का संबंध किससे है? तो नैतिकता से है, राजनीति, अर्थव्यवस्था से, कि तकनीकी से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। नेट में पूछा गया था ये। चलिए आगे देखते हैं। जनरीतियां समाज के नैतिक नियम हैं, इनके उल्लंघन को समाज गंभीरता से लेता है। सत्य बोलना, चोरी न करना आदि जनरीतियों के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। समाज में संरचनात्मक परिवर्तन, केवल आर्थिक परिवर्तन, की केवल राजनीतिक परिवर्तन, तो केवल सांस्कृतिक परिवर्तन? दोस्तों इसका आंसर है समाज में संरचनात्मक परिवर्तन, ए है। नेट सोशियोलॉजी में पूछा गया था। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्य और संबंधों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यह समाज के विकास और परिवर्तनशीलता का संकेतक है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों मार्क्स ने दिया है, सोरोकिन ने दिया है, काम्टे ने दिया है, कि ने? इसका आंसर होगा सोरोकिन ने दिया है। यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था। सोरोकिन के अनुसार समाज में परिवर्तन चक्रों के रूप में होता है। उन्होंने विचार प्रधान, इंद्रिय प्रधान और आदर्शवादी संस्कृतियों के चक्र का उल्लेख किया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास, डेवलपमेंट, और परिवर्तन, चेंज, में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है। विकास हमेशा सकारात्मक दिशा का परिवर्तन है। परिवर्तन केवल आर्थिक होता है, विकास केवल सांस्कृतिक होता है। दोस्तों इसका आंसर है बी, विकास हमेशा सकारात्मक दिशा का परिवर्तन है। लेक्चरर सोशियोलॉजी में पूछा गया था ये। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, जबकि विकास समानता, प्रगति और सुधार की दिशा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें विकास को सकारात्मक परिवर्तन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का संबंध किससे है?
तो पारंपरिकता से है, आधुनिक मूल्य और संस्थाओं से है, केवल धर्म से है कि केवल राजनीति से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, आधुनिक मूल्य और संस्थाओं से है। यूजीसी नेट में पूछा गया था, ये आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिक शिक्षा, लोकतंत्र और आधुनिक तकनीकी को अपनाता है। इससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन का अर्थ क्या है? गांवों का विस्तार। दूसरा है शहरों की जनसंख्या और प्रभाव में वृद्धि। कृषि विकास की जनसंख्या नियंत्रण। किसका दोस्तों आंसर है शहरों की जनसंख्या और प्रभाव में वृद्धि। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया था, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके शहरों की संख्या, आकार और जनसंख्या बढ़ती है। इसके साथ आधुनिक आधुनिक जीवन शैली, व्यवसायिक विविधता और सामाजिक परिवर्तन में भी बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली अनौपचारिक साधन कौन सा है? न्यायालय है, पुलिस है, परिवार है कि जेल है? तो फिर इसका आंसर है सी, परिवार। यूजीसी नेट में पूछा गया था, परिवार व्यक्ति के जीवन का पहला सामाजिक समूह है। यहीं से नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। परिवार प्रेम, स्नेह और सामाजिक अपेक्षाओं के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं। कानून किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? तो दोस्तों अनौपचारिक है, प्राथमिक है, औपचारिक है कि सांस्कृतिक है? तो इसका आंसर है सी, औपचारिक है। नेट में पूछा गया था, ये कानून राज्य द्वारा निर्मित एक लागू नियमों का समूह है। इसमें पालन को सुनिश्चित करने के लिए दंड की व्यवस्था होती है, इसलिए यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। चलिए आगे देखते हैं। लोकचार शब्द की समाजशास्त्री के संबंधित है। फॉकलिस्ट, समनर, मीड, मार्क्स की वेबर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, समनर। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। किसी ने 2021 में पूछा गया। समनर ने लोकचारा को दैनिक जीवन की समानता व्यवहार पद्धतियां बताया। ये सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं। लोकचारों का उल्लंघन गंभीर अपराध नहीं माना जाता, परंतु समाज इसकी आलोचना करता है। चलिए आगे देखते हैं। जनरीतियां लोकचारों से कैसे भिन्न है? अधिक नैतिक महत्व रखती है, कम महत्व होती है, केवल धार्मिक होती है, केवल आर्थिक होती है? इसका आंसर है अधिक नैतिक महत्व रखती है। जेआरएफ सोशियोलॉजी में पूछा गया था, जनरीतियां समाज के नैतिक जीवन से जुड़ी होती है। इसके उल्लंघन को समाज गंभीरता से लेता है। उदाहरण के लिए चोरी या झूठ बोलना सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स ने दिया, दुखीम ने, पार्सन्स ने, मीड ने? इसका आंसर है मार्क्स ने। यूजीसी नेट में पूछा गया था, मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन वर्ग संघर्ष के कारण होता है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष सामाजिक व्यवस्था को बदलता है और नई सामाजिक संरचना को जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक विलंबना का संबंध किससे है? आगमन से, वेबर से, मार्क्स के है कि सोरोकिन से? तो उसका इसका आंसर है ए, आगमन से है। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये क्वेश्चन। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया। आगमन के अनुसार भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, जबकि यह भौतिक संस्कृति धीमी गति से बदलती है। दोनों के बीच जो अंतर उत्पन्न होता है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अंधविश्वास है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जातीयता है कि सामंतवाद है? दोस्तों इसका आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेट में पूछा गया था ये, आधुनिकीकरण में तर्क, विज्ञान, शिक्षा और तकनीकी प्रगति को महत्व दिया जाता है। यह पारंपरिक सोच के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीकरण का एक प्रमुख परिणाम क्या है? सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि है, बी है सामाजिक परिवर्तन का अभाव है, सी है परंपराओं का स्थायित्व है, चौथा है आर्थिक ठहराव। इसका आंसर है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। दोस्तों ए है। जीसी नेट में पूछा गया था, नगरीकरण रोजगार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा है। इससे व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन दोनों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का आधार क्या है? शिक्षा है, जन्म है, व्यवसाय है, क्या है? दोस्तों तो जन्म है, बी है इसका आंसर।
यूपीपीएससी में पूछा गया था। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। परंपरागत रूप से विवाह, पेशा और सामाजिक संबंध भी जाति से प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे जन्म आधारित व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृताइजेशन की एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, योगेंद्र सिंह ने दिया है, घुरिये ने दिया है, रेवती करों ने। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एम.एन. श्रीनिवास। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां या उच्च जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची करने का प्रयास करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमीकरण शब्द किसने लोकप्रिय बनाया है? वेस्टर्नाइजेशन को एम.एन. श्रीनिवास ने, मार्क्स ने, डुर्कheim ने कि पार्सन्स ने? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। नेट में पूछा गया था। हेमंत श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का प्रयोग भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को समझाने के लिए किया था। शिक्षा, तकनीकी, लोकतंत्र और आधुनिक संस्थाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता कौन सा प्रकार पद परिवर्तन के बिना होता है? तो ऊर्ध्व गतिशीलता या अधोगामी गतिशीलता की, क्षैतिज गतिशीलता की, संरचनात्मक गतिशीलता, दोस्तों क्षैतिज गतिशीलता। यूजीसी नेट में पूछा गया था। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति समान स्तर की स्थिति में परिवर्तन करता है, जैसे एक विद्यालय के शिक्षक का दूसरे विद्यालय में शिक्षक बनना। इससे सामाजिक स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा और वर्ग किस समाजशास्त्र से संबंधित है? मार्क्स से, वेबर से, डुर्कheim से कि मीड से? दोस्तों इसका आंसर है बी, वेबर से। जीआरएफ में पूछा गया था। ये वेबर ने सामाजिक वशीकरण के 3 आधार बताए हैं, वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति। उन्होंने सामाजिक असमानता को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझाया, जो मार्क्स की आर्थिक व्यवस्था से अधिक व्यापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो शिक्षा है, तकनीकी है, लोकतंत्र है, उपयुक्त में से सभी है? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी। चल देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। भारत में शिक्षा, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था से सामाजिक परिवर्तन को गति दी है। इन कारकों से सामाजिक गतिशीलता, समानता और आधुनिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? दोस्तों मैकआवर पेज का है, काम्टे का है, मार्क्स है कि मीड का? दोस्तों इसका आंसर है मैकआवर पेज का है। यूजीसी नेट में पूछा गया था। मैकआवर पेज ने के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र इन संबंधों की प्रकृति, संरचना और कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने, जी.एस. घुरिये ने, योगेंद्र सिंह ने कि डी.पी. मुखर्जी ने? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जी.एस. घुरिये ने। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। घुरिये भारतीय जाति व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। जाति के अध्ययन की आधारभूत कृति मानी जाती है। उन्होंने जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? घुरिये ने दी, एम.एन. श्रीनिवास ने, आंध्रवेदे ने कि इरावती कर्वे ने? दोस्तों इसका आंसर है बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। तो यूजीसी नेट में 2021 में पूछा गया था ये। प्रभुत्वशाली जाति वह होती है जिसके पास संख्या, भूमि, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति अधिक होती है। एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में शक्ति संरचना को समझाने के लिए ये अवधारणा दी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 78 भारतीय समाज में एकता में विविधता का आधार क्या है? तो केवल धर्म है, केवल भाषा है, सांस्कृतिक बहुलता है, केवल राजनीति है? दोस्तों इसका आंसर है सी क्या है? सांस्कृतिक बहुलता। चलिए देखते हैं। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां हैं, फिर भी एक राष्ट्रीय एकता बनी हुई है।
यही सांस्कृतिक बहुलता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। चलिए देखते हैं 79 क्वेश्चन। सामाजिक अस्थिकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स ने, डेविस मूर ने, वेबर ने कि मीड ने? दोस्तों इसका आंसर है बी, डेविस एवं मूर ने। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। तो जेआरएफ में पूछा गया था ये। डेविस और मूर के अनुसार समाज में कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हीं कारण सामाजिक अस्थिकरण समाज के लिए कार्यात्मक माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार सामाजिक असमानता का मुख्य आधार क्या है? धर्म है, शिक्षा है, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण है कि प्रतिष्ठा है? तो इसका आंसर है सी, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। यूजीसी नेट में पूछा गया था ये। मार्क्स का मानना था कि जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है वे समाज में प्रभुत्व रखते हैं। आर्थिक असमानता ही अन्य प्रकार की असमानताओं का मूल कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति को वैधता मिलने पर क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व की नियंत्रण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, प्रभुत्व। नेट में पूछा गया था ये। वेबर के अनुसार वैधता प्राप्त शक्ति प्रभुत्व कहा जाता है। जब लोग किसी सत्ता को उचित और स्वीकार्य मानते हैं तब वह केवल शक्ति न रहकर प्रभुत्व बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। करिश्माई प्रभुत्व का उदाहरण कौन सा है? न्यायाधीश है, राजा है, महात्मा गांधी है कि जिलाधिकारी है? तो सी है इसका आंसर, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं। जिस नेट में पूछा गया था करिश्माई प्रभुत्व व्यक्ति के असाधारण गुणों पर आधारित होता है। गांधी जी के नेतृत्व, व्यक्तित्व और नैतिक प्रभाव के कारण लाखों लोगों ने उनका अनुसरण किया। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण का कौन सा विकर्ण आधुनिक समय में सबसे तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा है? परिवार, धर्म, सोशल मीडिया की पड़ोस? दोस्तों इसका आंसर है सी, सोशल मीडिया। चलिए देखते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों और जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। यह विशेष रूप से युवाओं के समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीसोशलाइजेशन का अर्थ क्या है? पहली बार समाजीकरण की पुराने व्यवहार छोड़कर नए व्यवहार सीखना, फिर संस्कृति का प्रसार, इस सामाजिक नियम थे। दूसरे इसका आंसर है पुराने व्यवहार को छोड़कर नए व्यवहार सीखना। यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। पुनर्सामाजिकरण तब होता है जब व्यक्ति अपनी पुरानी भूमिकाएं और व्यवहार छोड़कर नई परिस्थितियों के अनुसार नए व्यवहार सीखता है। जैसे सेना, जेल या मठ इसके उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों मर्टन ने दी है, गॉफमैन ने, पार्सन्स ने कि वेबर ने? इसका आंसर है इरविंग गॉफमैन ने दिया। जेआरएफ में पूछा गया था। गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी। ऐसी संस्थाओं में व्यक्ति का अधिकांश जीवन नियंत्रित वातावरण में व्यतीत होता है। जेल, मानसिक चिकित्सालय और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र इसके उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों तो मर्टन ने, फूले ने, मीड ने देखी। इसका आंसर है मर्टन ने। चलिए आगे देखते हैं। कब पूछा गया? यूजीसी नेट में पूछा गया था। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके मानदंडों और मूल्यों को व्यक्ति अपने व्यवहारों के लिए आधार बनाता है। व्यक्ति उस समूह का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी। यह अवधारणा सामाजिक व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनिफेस्टो फंक्शन और लेटेंट फंक्शन की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने, मर्टन ने, मार्क्स ने कि वेबर ने? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर डी है, मर्टन ने। जेआरएफ में पूछा गया था ये। समाधान इसका है किसी संस्था के घोषित और अपेक्षित कार्य है जबकि उसके अप्रत्यक्ष और अनपेक्षित परिणाम होते हैं। मर्टन ने सामाजिक संरचना के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण विभाजन प्रस्तुत किया है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनोमी की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? तो मर्टन से है, दुर्खीम से, वेबर से, मार्क्स से। तो दोस्तों दुर्खीम से इसका आंसर है 20। यूजीसी नेट में पूछा गया था, दुर्खीम के अनुसार एनोमी ऐसी स्थिति है जिसमें सामाजिक मानदंड कमजोर पड़ जाते हैं। इसके व्यक्तियों दिशाहीनता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। आधुनिक समाज में तीव्र परिवर्तन इसके कारणों में शामिल है। एनोमी थ्योरी को आगे किसने विकसित किया है? तो मर्टन ने, पार्सन्स ने, कि कूले ने, कि गॉफमैन ने। दोस्तों इसका आंसर है ए, मर्टन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब पूछा गया था? नेट में पूछा गया था ये। मर्टन और दुर्खीम की एनोमी अवधारणा को अमेरिकी समाज के संदर्भ में विकसित किया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक लक्ष्यों और उनके प्राप्त करने के वैध साधनों के बीच अंतर विचलन को जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल एक्शन सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों वेबर ने दिया है, मार्क्स ने दिया है, दुर्खीम ने दिया है, कि मीड ने। तो इसका आंसर है ए, वेबर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। नेट में पूछा गया था। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वह है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य करता है। उन्होंने सामाजिक क्रियाओं को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावनात्मक और पारंपरिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रकार किसने प्रस्तुत किया है? मार्क्स ने, वेबर ने, कि पार्सन ने। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, वेबर ने। चलिए देखते हैं। ये नेट में पूछा गया था। वेबर ने नौकरशाही को आधुनिक संगठन का सबसे तर्कसंगत रूप माना। इसमें पदानुक्रम, नियमों की प्रधानता, विशेषज्ञ और लिखित अभिलेखों जैसी विशेषताएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों दुर्खीम ने, वेबर ने, मार्क्स ने, कि मीड ने। दोस्तों इसका आंसर है ए, दुर्खीम ने दिया है। व्यारक में पूछा गया था। दुर्खीम ने सामाजिक एकता के 2 प्रकार बताए हैं: पारंपरिक समाजों में यांत्रिक एकता तथा आधुनिक समाज में श्रम विभाजन पर आधारित साइबी एकता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों वेबर ने, मार्क्स ने, दुर्खीम ने, कि स्पेंसर ने। दोस्तों इसका आंसर है सी, दुर्खीम। नेट में पूछा गया था। दुर्खीम की यह प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक एकता और श्रम विभाजन के संबंध का विश्लेषण करती है। उन्होंने बताया कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन सामाजिक एकीकरण को मजबूत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिनेशन माने विमुक्ता की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों देखते हैं। मार्क्स से, वेबर से, दुर्खीम से, कि पार्सन। का आंसर है मार्क्स, ए। नेट में पूछा गया था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम, उत्पाद, समाज और स्वयं से अलगाव महसूस करता है। इस स्थिति को विमुक्ता कहा जाता है। यह पूंजीवाद की मुख्य समस्या मानी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों वेबर ने, मर्टन ने, मार्क्स ने, पार्सन ने। दोस्तों मार्क्स ने। का आंसर है सी। चलिए देखते हैं इनका। यूजीसी नेट में पूछा गया था। क्लास इन इटसेल्फ वह वर्ग है जो समान आर्थिक स्थिति साझा करता है। क्लास फॉर इटसेल्फ वह वर्ग है जो अपने सामूहिक हितों को पहचानकर संघर्ष के लिए संगठित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सोशल मोबिलिटी की अवधारणा का प्रमुख अध्ययन किसने किया है? सोरोकिन ने, दुर्खीम ने, वेबर ने, कि मार्क्स ने। दोस्तों इसका आंसर है ए, सोरोकिन ने। जेआरएफ में पूछा गया था। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने ऊर्ध्व, अधोगामी और क्षैतिज गतिशीलता के प्रकार बताए तथा सामाजिक दृष्टिकोण से इसके संबंध को स्पष्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों तो बोर्डियू ने दी है, मर्टन ने, गॉफमैन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसका आंसर है ए, बोर्डियू। किसी नेट में पूछा गया था। बोर्डियू के अनुसार ज्ञान, शिक्षा, भाषा, शैली और सांस्कृतिक दक्षताएं सांस्कृतिक पूंजी कहलाती हैं। यह सामाजिक स्थिति और अवसरों को प्रभावित करती है तथा असमानता को
पुनरुत्पादित कर सकती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ड्रामेटिकल अप्रोच किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो मीट से है, गॉफमैन से है, मार्क्स से है दोस्तों, की दुर्खीम से है। तो ये आंसर होगा गॉफमैन। चलिए आगे देखते हैं, नेट में पूछा गया था ये, देखते हैं आगे इसका समाधान क्या है। तो गॉफमैन ने सामाजिक जीवन की तुलना रंगमंच से की है। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में से अलग अलग भूमिकाएं निभाता है और दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है। इसे नाट्य शास्त्र या दृष्टिकोण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? मर्टन ने, गॉफमैन ने, वेबर ने, कि पार्सन्स ने? तो इसका आंसर है बी, गॉफमैन। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये, जेआरएफ में पूछा गया था। यह गॉफमैन की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने दैनिक जीवन में व्यक्तियों की भूमिका निष्पादन प्रक्रिया का विश्लेषण किया। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन 100। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को समझना और व्याख्या करना, केवल आर्थिक अध्ययन करना, केवल राजनीतिक अध्ययन करना, केवल सांस्कृतिक अध्ययन करना? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, समाज को समझना और व्याख्या करना। यूजीसी नेट में पूछा गया था। ये समाजशास्त्र मानव समाज, सामाजिक संबंध, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक जीवन की संरचना, कार्यप्रणाली और परिवर्तन को समझना तथा उसकी व्याख्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, सेक्रेड एंड प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है? तो वेबर ने, मार्क्स ने, दुर्खीम ने, मर्टन ने? दोस्तों इसका आंसर है दुर्खीम, सी है इसका आंसर। चलिए देखते हैं। दुर्खीम ने धर्म को समझाते हुए सेक्रेड पवित्र और प्रोफेन मतलब साधारण का विभाजन किया। उनके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और प्रथाओं की व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? मार्क्स है, वेबर है, दुर्खीम है, कि पार्सन्स है? दोस्तों इसका आंसर है बी, वेबर है। वेबर ने बताया कि प्रोटेस्ट धार्मिक मूल्यों ने पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। यह समाजशास्त्र ने धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध का महत्वपूर्ण अध्ययन किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल किसका कथन है? दोस्तों दुर्खीम का है, मार्क्स का है, वेबर का है, कि मीड का है? तो इसका आंसर है बी, मार्क्स। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था ये। तो मार्क्स के अनुसार धर्म शोषित वर्ग को संरचना सांत्वना देता है और वास्तविकता समस्याओं से ध्यान हटाता है, इसलिए उन्होंने धर्म को जनता की अफीम कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी का प्रतिपादन किसने किया है? गॉफमैन ने किया है, कि गार्फिकल ने, मीड ने, कि ब्लूमर ने? दोस्तों इसका आंसर है हेराल्ड गार्फिकल। चलिए देखते हैं ये, इसका समाधान देखते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी दैनिक जीवन में लोगों द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझने के तरीकों का अध्ययन करती है। गार्फिकल इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो चलिए देखते हैं। मार्क्स है, ब्लूमर है, दुर्खीम है, पार्सन्स? इसका आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर है। ब्लूमर ने मीड के विचारों को विकसित कर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार व्यक्ति प्रतीकों और अर्थों को माध्यम से समाज का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या है? भूमिका का अभाव है, दोनों भूमिकाओं में टकराव है, भूमिका परिवर्तन है, कि भूमिका त्याग है? तो इसका दोस्तों आंसर है बी, बी क्या है? भूमिकाओं में टकराव। चलिए देखते हैं। जब व्यक्ति की दो या अधिक सामाजिक भूमिकाओं की अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं तो भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण है नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां। चलिए आगे देखते हैं। रोल सेट की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने, वेबर ने, पार्सन्स ने, कि कूले ने? इसका दोस्तों आंसर है ए, मर्टन।
मर्टन के अनुसार एक सामाजिक स्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं के समूह को रोल सेट कहते हैं। जैसे शिक्षक का भूमिका छात्रों, अभिभावकों और प्रशासकों से जुड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं 108। स्टेटस सेट का संबंध किससे है? अनेक सामाजिक परिस्थितियों से है, धर्म से है, संस्कृति से है कि वर्ग से है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अनेक सामाजिक परिस्थितियों से है। व्यक्ति के पास एक समय में कई सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे पुत्र, छात्र, नागरिक आदि। इन सभी का समूह स्टेटस सेट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचीव्ड स्टेटस का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जाति है, लिंग है, डॉक्टर है कि आयु है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर, क्योंकि वो खुद से हासिल करता है उसको अपने मेहनत के दम पे। समाधान है इसका अर्जित परिस्थिति है। व्यक्ति अपने प्रयास, शिक्षा और योग्यता से प्राप्त करता है। डॉक्टर, प्रोफेसर या अधिकारी इसके उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइब स्टेटस का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो इंजीनियर है, शिक्षक है कि जाति है कि खिलाड़ी है? तो इसका आंसर है जाति। प्रदत्त स्थिति जन्म से प्राप्त होती है। जाति, लिंग और आयु इसके प्रमुख उदाहरण है। इन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं चुनता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है दोस्तों? 14, 15, 17 कि 21? तो इसका आंसर है सी, 17। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को घोषित करता है। यह सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। चलिए देखते हैं। लिटिल ट्रांजिशन और ग्रेट ट्रांजिशन की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड, एमएन श्रीनिवास, भुये, योगेन सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं। हेराक्लिट ने लोक संस्कृति और उच्च संस्कृति के संबंध को समझने के लिए यह अवधारणा दी थी। भारतीय समाज के अध्ययन में इसका व्यापक उपयोग हुआ। चलिए देखते हैं। डोमिनेट आइडियोलॉजी की अवधारणा किससे संबंधित है दोस्तों? मार्क्सवाद से है कि कार्यात्मकवाद से है कि अंतःक्रियावाद से है कि विनिमय सिद्धांत से? तो दोस्तों इसका आंसर ए है। ये क्या है? मार्क्सवाद से। चलिए देखते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार शासक वर्ग अपने हितों के अनुरूप विचारधारा को समाज में प्रमुख बनाता है। इसे प्रभुत्वशाली विचारधारा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्स कॉन्टिन्यूअस की अवधारणा किससे जुड़ी है दोस्तों? तो वेबर से, मार्क्स से, दुर्खीम से कि मर्टन से? इसका आंसर है बी, मार्क्स से। चलिए देखते हैं। जब शोषित वर्ग अपने वास्तविक हितों को नहीं समझ पाता है और शासक वर्ग की विचारधारा को स्वीकार कर लेता है तो इसे मिथ्या चेतना कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सोशल फैक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो व्यक्तित्व होना कि बाध्यता और या बाध्यता, धार्मिक होना कि आर्थिक होना? तो इसका आंसर है बी। चलिए देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। कानून, नैतिकता और परंपराएं इनके उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल टाइप्स की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? तो मार्क्स ने, वेबर ने, दुर्खीम ने कि मर्टन ने? किसका आंसर है बी, वेबर ने। आदर्श आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह वास्तविकता का सटीक चित्र नहीं है बल्कि सामाजिक घटनाओं को समझने का बौद्धिक मॉडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्टिहन का संबंध किससे है? व्याख्यात्मक समझ से है, सामाजिक तथ्य से है, वर्ग संघर्ष के कि सांस्कृतिक विलंबना से? दोस्तों इसका आंसर ए है, व्याख्यात्मक समझ से है। वेबर ने वस्टिहन पद्धति पर बल दिया। इसका अर्थ है सामाजिक क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थ और उद्देश्यों को समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल डार्विनिज्म किससे संबंधित है दोस्तों? मार्क्स से, स्पेंसर से, दुर्खीम से कि मिट से? तो इसका आंसर होगा बी, स्पेंसर।
चलिए देखते हैं, स्पेंसर ने जैविक विकासवाद के सिद्धांत को समाज पर लागू किया। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीवित की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्गेनिक एनालॉजी किसने दी है दोस्तों? वेबर ने, मार्क्स ने, स्पेंसर ने, फिर मर्टन ने। इसका आंसर है सी, स्पेंसर ने। चलिए आगे देखते हैं। स्पेंसर ने समाज की तुलना मानव शरीर से की है। जैसे शरीर के अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही समाज की संस्थाएं भी परस्पर जुड़ी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? दुर्खीम ने, मार्क्स ने, वेबर ने, कि मीड ने। इसका आंसर ए है, दुर्खीम। सामूहिक चेतना समाज के साझा विश्वासों और मूल्यों का समूह है। यह सामाजिक एकता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाती है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? जी.एस. कुरियन, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, डी.पी. मुखर्जी। तो माना जाता है जी.एस. कुरियन। इसका आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं। घुरिये ने भारतीय समाज, जाति, जनजाति और संस्कृति पर व्यापक शोध किया। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र का अग्रणी विद्वान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने, घुरिये ने, अंधबेटे ने, तिरटकर ने। इसका आंसर है एम.एन. श्रीनिवास ने। श्रीनिवास ने बताया है कि समाज को केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन से भी समझना चाहिए। इसे फील्ड व्यू कहा गया है। वोट बैंक की अवधारणा का संबंध किससे है? सामाजिक अस्थिकरण से है, राजनीतिक और जाति से है, धर्म से, कि परिवार से? दोस्तों इसका आंसर है बी, राजनीतिक और जाति से है। भारतीय राजनीति में जाति और सामुदायिक आधार पर संगठित मतदान को वोट बैंक कहा जाता है। यह राजनीतिक समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। सेक्युलराइजेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? धर्म का विस्तार है, धार्मिक नियंत्रण में कमी है, धर्म परिवर्तन है, कि सांप्रदायिकता है? इसका आंसर धार्मिक नियंत्रण में कमी। धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिससे सामाजिक संस्थाएं धार्मिक प्रभाव पर मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान प्रतिष्ठा है, समाज को समझना और बेहतर बनाना है, कि राजनीति का अध्ययन है, कि आर्थिक विकास का? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, समाज को समझना और बेहतर बनाना। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य है केवल समझना नहीं बल्कि बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए ज्ञान उपलब्ध कराना भी है। धन्यवाद दोस्तों। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। लगातार अभ्यास करते रहें, स्वयं पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेहनत जारी रखें, चयन निश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।